नमस्कार, आप देख रहे हैं पदवेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए देखते हैं आज की खास खबरें। मध्य प्रदेश शासन के उप सचिव कमल नागर का एक पत्र हुआ वायरल। पत्र में सभी किसानों के कर्ज माफी को लेकर राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के गठन की कही गई बात। जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक ने ऐसा पत्र प्राप्त होने से किया इनकार। जरेरा खरीदी केंद्र में किसान नहीं ला रहे धान, 2500 रुपए क्विंटल धान होने का कर रहे हैं इंतजार। छात्रा को परेशान कर प्रताड़ित करने के आरोप में रामपायली का एक युवक गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। मौसम ने किसानों की बढ़ाई चिंता, रिमझिम बारिश से किसानों की भीगी धान। विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण डाक सेवकों ने खोला मोर्चा, अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया आगाज। पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कांग्रेस सरकार पर लगाया किसानों को छलने का आरोप, कहा सभी किसानों का कांग्रेस करे ऋण माफ। सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित पीर रामदेव बाबा के मंदिर में चोरी, चोरों ने उड़ाए 4 चांदी के छत्र और नकदी। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के वचन पत्र का पालन करते हुए किसानों के कालातीत ऋण को माफ किए जाने का अहम कदम मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उठाया है, लेकिन नए किसानों को इस लाभ से दूर रखा गया, जिससे काफी किसानों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश शासन के उप सचिव कमल नागर के नाम से एक पत्र वायरल हुआ है, जिसमें कालांतीत एवं वर्तमान किसानों के कर्ज माफी को लेकर क्रियान्वयन समिति के गठन की बात उल्लेखित की गई है, जिससे किसानों की उम्मीदें बढ़ा दी है। वहीं इस मामले में जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल का कहना है कि उन्हें इस प्रकार का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रकार के आदेश की चर्चा हमारे द्वारा भी सुनी गई है। मध्य प्रदेश की नई सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में 17 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल के नेता कमलनाथ ने शपथ ग्रहण कर मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली, जिसके साथ ही सरकार ने पहले दिन में प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जमकर वोट बटोरने वाली घोषणा व कांग्रेस के वचन पत्र की पहली घोषणा किसान कर्ज माफी पर कार्य करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा 31 मार्च 2018 तक 2 लाख की सीमा वाला बकाया फसल ऋण माफ किया गया, जिससे किसानों में भारी निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है। आपको बताएं कि किसानों ने 2017 अप्रैल में खरीफ फसल का ऋण लिया और फसल उत्पन्न कर नवंबर-दिसंबर में धान सोसाइटी में देकर खरीफ ऋण जमा कर रबी ऋण उठाकर जून तक फसल व नगद ऋण जमा कर देते हैं। इसी क्रम में किसानों द्वारा सोसाइटी से लेन देन किया जाता है, जिसमें वर्तमान में किसानों का दोनों कर्ज किसान ने वापस कर अप्रैल 2018 से नया ऋण लेकर किसानी कार्य कर रहा है और शासन द्वारा जो कर्ज माफी की तिथि घोषित की है, उक्त तिथि तक सोसाइटी में डिफाल्टर किसान बचते हैं, जो 30% थे, किंतु पुरानी शिवराज सरकार द्वारा समाधान योजना से डिफाल्टर खातों में कमी कर चालू खाते किए थे और सरकार की कर्ज माफी से करीब 80% किसान अछूते हैं एवं डिफाल्टर खातों के ऋण माफी होने के कारण ईमानदार किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मैं किशोर पारदी मदनपुर से। ये बताइए, जो ऋण लिए थे आपने सोसाइटियों से, कितना लिए थे? मेरे यहाँ क्या है, पिछला डिफाल्टर था, कहते भी मोदी सरकार ने उसमें कहते भी हमको राहत दी, जिसमें कहते भी हम रेगुलर हो चुके। और अभी क्या था, राहुल गांधी ने इतना बड़ा धोखा किया है कि हम लोगों को बोला कि भाई हम कहते भी आपके सभी किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। इसी आशय में कहते भी लोगों ने बड़े एकजुट होकर कहते भी सरकार कांग्रेस की लाए, जिसमें क्या है कि अभी एक कहावत है देहात में कि चलते बैल को तुतारी लगाती जा रहे हैं और मरिया बैल को जो है उसको पुचकार रहे हैं कि वो बैठ रहा है तो और बैठने दो। तो वैसा डिफाल्टरों को साथ इनने कहते भी ये किए हैं, कर्जा दिए हैं, माफ़ किए हैं। तो ये बहुत हम कहते भी गलत है। आगे जो अभी आगामी चुनाव जो आएगा, लोकसभा में, इसमें अच्छी जनता कहते मुंह तोड़ जवाब देगी। अन्य किसानों के साथ एक तरह से धोखा किया, बहुत धोखाधड़ी है। अन्य बड़े बड़े आश्वासन दिए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, किसानों के प्रति पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, जबकि सोसाइटी हमारे कहते भी जो रेगुलर किसान है उन्हीं के भरोसे चलती है। आपका नाम?
मेरा नाम रामलाल पारदी, कहाँ रहते हैं? चंदूरी, ये चंदौली रहते हैं आप। तो ये बताइए आपका खाता कहाँ पे है, कौन सा सोसाइटी में? जताकर सोसाइटी। तो ये बताइए शासन ने जो 21 मार्च 2018 तक जो ऋण माफ़ की है और पूर्व में बोले थे कि हमने सभी किसानों का माफ़ करेंगे ऋण, तो क्या हुआ आपका, कोई माफ़ हुआ है? नहीं, अपना माफ़ नहीं हुआ। अपना पेपर में आज अपन ने पढ़े तो माफ़ नहीं हुआ। वो लिखा है उसमें कि 30 मार्च 2018 तक के का माफ़ होगा 2 लाख तक के कर्ज। तो और आप लोगों ने ऋण कब लिए थे? ऋण लिए थे 30 मार्च 18 के बाद में। अच्छा, मार्च बाद में, यानी खरीफ फसल के लिए लिए थे ना आपने? जी। तो ये बताइए चुनाव के समय में सरकार ने जो किताब सर कर रही थी, जो वर्तमान की सरकार है, तो क्या बोली थी उस समय बोली थी कि हम सबका कर्जा माफ़ करेंगे, छोटे मोटे सबका। सबका? तो आपको भी उम्मीद थी कि भैया कर्जा हमारा भी माफ़ होगा? बिल्कुल माफ़ होगा। आपने कितना लिए थे? यानी 10,000। 10,000 रुपये कर्जा। जैसे आप सोसाइटी अभी आए तो क्या उसी जानकारी लेने आए थे कि हमारा कर्जा माफ़ हुआ है कि नहीं, मैं काम से आया से काम। तो ये बताइए जैसे आपने गहानी किए होंगे, हाँ। तो अभी धान वान बेची थी कि नहीं आपने? नहीं बेचे हैं अभी। अच्छा, आप इसी उम्मीद में थे कि हमारा भी कर्जा माफ़ होगा? हमारा भी कर्जा माफ़ होगा, यही उम्मीद थी। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर निर्मल ने बताया कि कांग्रेस का वचन था पूरा करे, वह जो किया है वह गलत है। सरकार डिफाल्टरों के साथ नहीं है, सरकार ही डिफाल्टर है, हम किसान के साथ है। उन्होंने कहा था हम कोई ऐसा, उन्होंने नहीं कहा था कि हम 31 मार्च के 18 के पहले वाले का माफ़ करेंगे। उन्होंने कहा था किसान का कर्जा माफ़। तो किसान का कर्जा जब माफ़ करने को बोला तो कोई सवाल ही नहीं, प्रत्येक किसान का कर्जा माफ़ है। उसमें ये तब कहीं आइडेंटिफाई नहीं किया गया था कि हम 31 मार्च 18 तक के किसानों का, उसके बाद का या पहले का कोई वर्णन कहीं नहीं है। और ये स्पष्ट है कि इस तरीके से कांग्रेस ने सरकार बनाई, प्रदेश में गुमराह किया किसानों को। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये निंदनीय कृत्य है। मैं तो एक बात कहता हूँ, ये जो किया है इसके खिलाफ किसानों ने उग्र आंदोलन भी करना चाहिए और किसानों को कोर्ट में भी जाना चाहिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ, जैसा कुछ लोग कर्नाटक में गए हैं। इस तरीके से पब्लिक को गुमराह करके और वोट लेना ये ठीक विषय नहीं है। आगामी चुनाव में क्या परिणाम पड़ेगा पीछे से? आगामी चुनाव में इसके खिलाफ परिणाम पड़ेंगे, क्योंकि तुमने जैसा बोया है वैसा ही तो काटोगे आप। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने पूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था, किंतु जिस प्रकार से वादा निभा रहे हैं तो और कितना छलावा करेगी ये देखने लायक है। कल माननीय कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण के पश्चात निर्देश जारी हुए कि किसानों का 31 मार्च 2018 तक का कर्जा माफ कर दिया गया है। बड़े जो आदेश जारी हुआ उससे लगता है कि कांग्रेस की कर्ज माफी की जो घोषणा है उससे किसानों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। और मैं तो कहता हूं कि सीधा मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, क्योंकि विगत दिवस जब वचन पत्र कांग्रेस ने घोषित किया था तो उस वचन पत्र के 1.1 में ही कहा था कि हम 2 लाख तक की राशि का कर्जा, किसानों का कर्जा सहकारी बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों का कालातीत एवं चालू दोनों कर्जा, पूरा कर्जा 2 लाख रुपए तक का माफ करेंगे। किंतु कल का जो आदेश निकला उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है और किसानों के साथ छलावा हुआ है। कमलनाथ जी ने किसानों के साथ छल किया है और पक्षपातपूर्ण, किसान तो किसान होता है। कल के आदेश में एक शब्द आया है पात्र, भी किसान पात्र और अपात्र क्या, किसान तो किसान होता है। जब कर्जा माफ करना ही था तो किसानों का पूरा कर्जा 2 लाख रुपए तक का, चाहे वो 30 नवंबर तक का, विगत दिवस कमलनाथ जी ने स्वयं सरकार जब वो 11 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद भी प्रेस में उन्होंने कहा था कि हम किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे 2 लाख रुपए तक का। सर, ये जो कर्जा माफ किया गया है ये किन किसानों का किया गया? और ये कर्जा कल के आदेश के अनुसार से तो 31 मार्च 2018 तक जो डिफाल्टर थे। भाजपा नेता कृषक गौरव सिंह पारदी ने बताया कि जो कर्ज माफी की तिथि का चयन है उस स्थिति में डिफाल्टर किसान आते हैं, ईमानदार नहीं। यह कांग्रेस सरकार है, किसान सरकार नहीं। किसानों को गुमराह किया गया है। चुनाव के समय वचन पत्र दिया गया था। वचन पत्र यानी कि मैं वचन देता हूं कि सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन कल जो पत्र जारी किया गया है उसमें 31 मार्च 2018 लिख दिया गया है। विशेष तौर पे हम बालाघाट जैसे हम लोग जो धान लगाते हैं, हम किसान लोग 31 मार्च के पहले हम अपने पूरे खाते जो हैं वो नील कर देते हैं
और 1 अप्रैल से खरीफ का हमने नया लोन लिया। तो इस तरीके से तो देखा जाए तो हमारे यहाँ का पूरा किसान जो है, अधिकतर किसान जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। हमारे किसान भाइयों का किसी प्रकार से कर्जा माफ़ नहीं हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हम किसानों के साथ गलत हुआ है, हमें गुमराह किया गया। एक किसान के नाते मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम किसानों को गुमराह किया गया। अगर आपको कर्जा माफ़ करना है तो आप सबका कर्जा माफ़ कीजिए, अन्यथा ऐसा गुमराह करने वाली चीज़ों को आप सामने ना लाएं। आपका भी ऋण रहा होगा सोसाइटियों से? मेरा भी ऋण है और मैं भी, चूंकि मैं करंट वाला हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ, क्योंकि 31 मार्च तक का कर्जा आप माफ़ कर रहे हैं। तो कांग्रेस नेता भोजेश्वर पटले ने दूरभाष पर बताया कि सरकार अपने वादे पर कायम है। 10 दिन का वचन 3 घंटे में पूरा किया। प्रक्रिया के तहत कालांतीत व चालू कर्ज माफी की जा रही है। विपक्षी धैर्य धारण करे। नगर के सरेखा रेलवे फाटक के पास स्थित रामदेव बाबा के मंदिर का दरवाजा तोड़कर चोरों ने मंदिर के अंदर से चांदी के 4 छत्र और दान पेटी से करीब 500 रुपए चोरी कर लिए। चांदी के 4 छत्र की कीमत 20,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला कायम कर जांच शुरू की है। पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की ऋण माफी योजना को किसानों के साथ किया गया एक छलावा बताया है। श्री बिसेन के अनुसार कमलनाथ सरकार ने 31 मार्च 2018 तक किसानों का ऋण माफ किया है, जबकि प्रदेश के 85% किसानों ने भाजपा के ऋण समाधान योजना के तहत पहले ही ऋण जमा कर दिया था। ऐसे में 1 अप्रैल 2018 के बाद जिन किसानों ने ऋण लिया था वह किसान अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के वक्त कांग्रेस सरकार ने सभी किसानों का कर्ज माफ किए जाने की बात कही थी। उसके घोषणा पत्र में पुराने व नए ऋणी किसानों का उल्लेख नहीं था। अब सत्ता में बैठने पर प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2018 तक किसानों का कर्ज माफ कर अन्य किसानों के साथ छलावा किया है। यह तमाम बातें उन्होंने मंगलवार को उनके निवास पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही, जिनमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। ये पूर्ण रूप से किसानों के साथ में छल है। हमने ऋण समाधान योजना जो लागू की थी उस समय में 5,400 करोड़ रुपए मूलधन और 3,200 करोड़ रुपए ब्याज था। उसमें से 1,600 करोड़ रुपए मूलधन किसानों ने जमा करके लगभग 950 करोड़ रुपए ब्याज का लाभ लिया। शेष राशि बैलेंस थी। फिर 2017 में 1/4/2017 से 30/9/2018 तक जो किसानों ने ऋण लिया वह ऋण सिर्फ माफ़ हुआ है। इसके बाद का कोई ऋण इस योजना में माफ़ नहीं होगा। इसका मतलब है कि जिन किसानों ने पिछले ऋण जमा कर दिया था और नया ऋण लिया जिसकी ड्यू डेट 31 मार्च 2019 है, उन किसानों को इससे कोई लाभ मिलेगा नहीं। और एक तौर से किसानों के साथ में एक तौर से छल किया कांग्रेस ने। और इनका जो घोषणा पत्र है जिसको वचन पत्र कहते हैं, वचन कांग्रेस पहले ही स्टॉक में नहीं निभा सकी और मैं समझता हूँ पहले हस्ताक्षरी इनकी किसानों का विश्वास जीतने में विफल रही। पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्री बिसेन ने कहा कि प्रदेश सरकार ऋण माफी योजना से नए किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। हम फसल के लाभकारी मूल्य देने का, उनका उत्पादन बढ़ाने, किसानों को संसाधन मिलने, सिंचाई, बिजली व खाद, उनकी आय बढ़ाने के पक्षधर है। सरकार ने जो कर्ज माफ किया है इससे वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाएगी। कुछ किसानों का ऋण माफ कर सरकार श्रेय लेना चाहती है। सरकार को सभी किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए, नहीं तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान बालाघाट के किसानों का होगा। मैं ऋण माफी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं किसान की फसल को लाभकारी मूल्य मिले, उसका उत्पादन बढ़े, किसान को संसाधन मिले और अधिक उपज हो जाए तो हम फूड प्रोसेसिंग की ओर जाएं, यही स्थान किसान के लिए स्थायी समाधान होता है। हाँ, लेकिन वो जो बैंक के जो पूर्व गवर्नर राजन, उन्होंने भी कहा कि इस तरह की जो घोषणाएं होती है, ऋण माफी घोषणा, वो सरकार को तत्काल बंद करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन से भी उन्होंने कहा कि, और आपने वही समर्थन किया कि फाइनेंस विभाग या कोई भी, इससे सरकार की वित्तीय स्थिति डगमगा जाती है। अब मान लीजिए इन्होंने एक लाइन का कह देंगे कि सारे ऋण की हम गारंटी लेते हैं, सरकार की गारंटी पे बैंक है, हमारी कोऑपरेटिव बैंक है, या राष्ट्रीयकृत बैंक ने भी दिया है तो राष्ट्रीयकृत बैंक की भी सरकार की गारंटी भी देती है, सबके लिए बैंक की अधिनियम एक ही है। लेकिन उनको पैसा ये कब वापस करेंगे? जब तक पिछले बार इनकी 38 में से 30 बैंक मध्य प्रदेश की ऐसी हो गई थी जिनकी ऋण लेने की क्षमता खत्म हो गई थी। तो वैद्यनाथन की रिकमेंडेशन पर हमको पैसा मिला 600 करोड़ और वो पुनर्जीवित बैंक हुई थी। तो सारे राष्ट्रीयकृत बैंकें इस तरह की योजना लाने से
आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो बैंक की काफ़ी सारी योजना भी वित्तीय संकट की वजह से यही ना, सिवनी बैंक ऋण देने की स्थिति में नहीं है, ग्वालियर बैंक ऋण देने की स्थिति में नहीं है। आज भी 8 ऐसी बैंक है जहाँ पर रिकवरी ठीक नहीं आई है, तो उनको ऋण देने की स्थिति नहीं है, उनको नाबार्ड से पैसा नहीं मिलता। विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर मंगलवार को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने मार्डिकल गली स्थित निज निवास में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के तहत हुई मतगणना में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम काउंटिंग के बाद 99% चार्ज थी। अधिकांश ईवीएम 70 से 80% चार्ज थी। इससे साबित होता है कि ईवीएम बदली गई है। इसके अलावा 28 दिसंबर को वोटिंग के बाद 29 तारीख को रात 2 बजे के आसपास एक बोलेरो गाड़ी के द्वारा मशीनें लाई गई थी, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। यह गाड़ी मेन गेट से अंदर गई थी, जो कि नियम के विपरीत है। श्री मुंजारे ने कहा कि परसवाड़ा और बालाघाट में चर्चा थी कि वहां 30,000 वोटों से एवं अनुभा मुंजारे 10,000 वोटों से जीत रही है, जिसकी उन्हें बधाइयां भी दी जा चुकी थी। लेकिन जो परिणाम आए हैं वह काफी चौंकाने वाले थे। विधानसभा चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई है उसकी शिकायत हम हाई कोर्ट में याचिका के माध्यम से करेंगे। श्री मुंजारे ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में असमर्थ रहा है। चुनाव में किस कारण से हमको हारना पड़ा है परसवाड़ा और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में, जबकि जनता जो है और हर वर्ग का आदमी बोल रहा था कि परसवाड़ा से हम 20,000 वोट से जीतेंगे और अनुभा मुंजारे को 10,000 वोट से जीतने की बात बता रहे थे, जो आम नागरिक जनता, और वो एडवांस में हमको धन्यवाद दे रहे थे, बधाई दे रहे थे। तो इसके बावजूद भी चुनाव में हारना पड़ा, ये बहुत ही सोचने का विषय हमारे लिए हो गया। जबकि अखबार के लोग, पत्रकार भी और भोपाल तक के लोगों के अंदर बातचीत थी कि परसवाड़ा और बालाघाट से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, फिर उसके बाद भी हार गए। तो उसके कारणों को जानने के लिए हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उस मुद्दे पे है। दूसरी बात, जो हमने अभी तक जो अपने साथियों से बातचीत की है और जो हमको एक जानकारी मिली है, ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की गई है, मैनिपुलेशन किया गया है उसमें कन्फर्म तौर से, क्योंकि जो मशीनों को जब खोला गया तो वो मशीन थी 99% चार्ज मशीन निकली, जबकि अगर मोबाइल भी हम चार्ज करके चलाते हैं दिन भर तो वो डाउन हो जाता है, और मशीन में तो दिन भर वो वहाँ पे वोटिंग हुई है, उसका 99% चार्ज कैसे हो गई। दूसरे क्षेत्रों की मशीन जो थी 70% और 80% चार्ज थी, मगर परसवाड़ा और बालाघाट की मशीन है 99%। तो ये एक पूरा संदेह इस पर है। दूसरी बात, 28 तारीख को जब पोलिंग हुई, और पोलिंग के बाद में 29 तारीख चालू हुई, 12 बजे के बाद में रात्रि के 2:30-3 बजे एक सफ़ेद रंग की बोलेरो गाड़ी में मशीन भर के लाई गई, जो वहाँ की हमको जानकारी मिली है, कंफर्म जानकारी, जिसमें कि अकेला ड्राइवर था, कोई सिक्योरिटी गार्ड उसमें नहीं था, और वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के मेन गेट से अंदर गया, और मेन गेट से अंदर जाने के बाद में वो वहाँ पे खाली की गई मशीन है, जबकि वो मेन गेट से जाने का नहीं है, वो जबकि साइड के गेट से जाते हैं मशीन लेके, तो मेन गेट से कैसे गाड़ी गई। और पहले से हमको ये शक था, हमने पहले से कहा था कि भाई कलेक्टर को हटाओ और आपका ये जो अधिकारी है बोपचे, जो रिटर्निंग अधिकारी, इसको हटाओ, चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, गड़बड़ी करेंगे। और वो ही कन्फर्म हुआ कि उन्हें गड़बड़ी करके चुनाव में हमको हराया गया है। गौरीशंकर बिशन को जिताया गया गड़बड़ी करके, और इधर नानू कौर को जिताया गया गड़बड़ी करके। तो मशीन में ये निकल रहा है, फिर आपकी मशीनें बदली जा रही है। तो मुझे जानकारी ये मिली है कि इसमें मशीनों को हैक किया गया है। चेन्नई से 2 किसी इंजीनियर को लाया गया था, उनको भी यहाँ के नाम से काउंटिंग में बिठाया गया उनको। ये आम लोगों में चर्चा है, ये चर्चा हमारे पास भी आई हुई है। तो ऐसे छेड़छाड़ की गई पूरी, और पूरा षड्यंत्र करके चुनाव में हमको हराया गया। दारू बटा है, पैसे बटा है, ये मनमानी सब कुछ बटा है, और इलेक्शन कमीशन इसको रोकने में सफल नहीं हुआ। बातें बहुत की है कि हम इसको रोकेंगे, लेकिन रोकने में सफल नहीं हो पाया ये। और इसको लेके हम पूरी इसकी परीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। इसको लेकर हम हाईकोर्ट में जाएंगे और एक रिट याचिका हम लगाएंगे वहाँ पे। चैन से रहेंगे नहीं इस पर, और चैन से उन्हें रहने भी नहीं देंगे यहाँ पे, इसकी शिकायत करेंगे। शासन के द्वारा दिव्यांगों के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दिव्यांगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वे शासकीय कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। मंगलवार को तिरोड़ी क्षेत्र के अंतर्गत कुसुमटोला के ग्रामीण दिव्यांग तिलक गोपाले ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। श्री गोपाल ने बताया कि वह करीब 5 वर्षों से कलेक्टर कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, लेकिन आज तक उसकी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है।
श्री गोपाल ने बताया कि आज से 30 से 40 वर्ष पूर्व एक दुर्घटना में वह अपने दोनों पैर गंवा चुका था। उसके घर में उसके 2 बच्चे और पत्नी है, जिनके पालन पोषण करने में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसकी मांग है कि उसे शासन के द्वारा किसी शासकीय नौकरी में जगह दे दी जाए ताकि अपने परिवार का पालन कर सके। श्री गोपाल ने कहा कि यदि उसकी मांग पर प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो वहां भूख हड़ताल कर आंदोलन करेगा। पाले सर। कहाँ से आए आप? मायके बार से। क्या समस्या है बताइए। बस मेरे को नौकरी होना सर। अच्छा ये बताएं, निःशक्त कब से हैं आप? ये कम से कम 30 साल के ऊपर हुआ सर। ये जलने की वजह से हुआ दोनों पाँव, और 75 मेरा विकलांग सर्टिफिकेट है सर। कहाँ तक पढ़े हैं आप? 8वीं पास सर। तो यहाँ कुछ आपसे राहत कुछ मिली है? कुछ भी नहीं मिली सर अभी तक। कब से घूम रहे हैं आप? बस वो भारद्वाज कलेक्टर था तब से जा रहा हूँ सर यहाँ। अच्छा, क्या हुआ? मतलब इसी वजह से ही आ रहा था मैं सर, वो कुछ मिल जाए राहत नौकरी कहीं। तो यहाँ से कलेक्टर साहब से या किसी से बात की आपने? हाँ किया सर, भारद्वाज से भी। अच्छा, तो तेरा स्वभाव अच्छा है बोले, कई चौकीदारी में दे देंगे बोले, उन्होंने ध्यान से नहीं दिया। अभी क्या स्थिति है? बस वो चीज़ स्थिति है सर, मुझे आना और वापस जाना यहाँ से। यानी लगभग 5 साल से भटक रहे हैं जी। अब क्या चाहते हैं आप? मेरे को नौकरी चाहता हूँ सर मैं। अच्छा, अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? उसके लिए हड़ताल ही करूँगा सर मैं। हड़ताल करोगे? एक कागज तहसीलदार को दे दूंगा, एक एसडीएम को, सीधा बैठ जाऊंगा सर यहाँ हड़ताल पे। और कितना दिन इंतजार करोगे? बस एक बार इंतजार करूंगा, बस उसके आगे नहीं करूंगा सर आप। कब से बैठेंगे? एकदम जब तक मेरी मांग नहीं होती तब तक ही बैठूंगा सर आप। नूतन कला निकेतन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से आयोजित बाल दिवस समारोह के अंतर्गत आज नगर के नूतन कला निकेतन में जिले के 17 स्कूलों के बच्चों के द्वारा खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसे काफी सराहा गया। आपको बताएं कि 17 दिसंबर से 4 दिवसीय बाल समारोह का आयोजन किया जा रहा है। नूतन कला निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वाराणसी विधायक प्रदीप जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार सोहन वैद, वाराणसी उप नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल सहित अन्य वरिष्ठ जन मौजूद रहे। अरे मास्टर बोल लगा इधर खड़ा हो गया, इधर 3 का हारा अपोलो स्कूल के टीचर ध्यान दें। अपोलो स्कूल जोर से। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन की जिला स्तरीय बैठक मंगलवार को जनपद पंचायत बालाघाट के सभागृह में आहूत की गई। इस बैठक में संगठन की प्रमुख मांगों पर चर्चा करने के साथ ही नवनिर्वाचित विधायकों का समारोह पूर्वक सम्मान किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में पंचायत सचिव संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीगण सदस्यगण मौजूद रहे। 70 सचिव साथी 690 ग्राम पंचायतों में 670 सचिव साथी पदस्थ हैं। तो जब हम जिला स्तर पर कोई कार्यक्रम होगा तो 10 जनपद से कम 500 सचिव साथियों का होना आवश्यक है, तब हमारी भीड़ दिखेगी जिला स्तर के कार्यक्रम में। लेकिन ये बैठक के संदर्भ में मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के जिला अध्यक्ष भजन वल्के के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। सचिव संगठन की बैठक आयोजित की गई थी, किस लिए की गई थी? आज जिला सचिव संगठन की बैठक प्रांतीय आह्वान पर माननीय गिरीश सिंह शर्मा के नेतृत्व में, जो आज प्रदेश में नवगठित सरकार का गठन किया गया है, इसके संबंध में आज बालाघाट जिले में नवनिर्वाचित जो विधायक जी हैं उनके सम्मान के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के प्रांतीय स्तर पर जो उनका सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, इस संबंध में आज जिला सचिव संगठन की बैठक आहूत की गई। और क्या क्या निर्णय लिए गए? जिला स्तर पर जो निर्णय हैं वो जो हमारी सरकार की जो पूर्व में जो मांग थी 13 बिंदुओं पर, जो सचिवों को 5वां वेतनमान दिया जाए, मुख्य मांगें जो थी, और पदोन्नति और जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास में पंचायत सचिवों का संविलियन आदि 13 बिंदुओं पर जो मांगें थी हमारी, उनके संबंध में चर्चा की गई है। और जो प्रांतीय स्तर पर जो शर्मा जी का जो मार्गदर्शन जो मिलेगा, उनके आधार पे जिला स्तर पर सम्मान्य विधायकों का जो सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। सर क्या मकसद है ये सम्मान समारोह आयोजित करने के पीछे?
अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के प्रांतीय आह्वान पर बालाघाट संभाग के ग्रामीण डाक सेवक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। ग्रामीण डाक सेवकों के द्वारा नगर के बस स्टैंड स्थित प्रधान डाकघर के सामने बैठकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल के संबंध में ग्रामीण डाक सेवक संघ के संभागीय सचिव IL बड़पात्रे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। IL बड़पात्रे, संभागीय सचिव बालाघाट। बड़पात्रे जी, आज से आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, क्या मांग को लेकर कर रहे हैं? हमारी मांग है सर, पहले ग्रामीण डाक सेवकों को कमलेश चंद्राकर की रिपोर्ट लागू की जाए और 1/1/16 से TDS लोगों को एरिया दिया जाए, ग्रुप इंश्योरेंस को बढ़ाकर 5 लाख किया जाए, ग्रामीण डाक सेवकों को 12, 24, 36 प्रमोशन का लाभ दिया जाए, ग्रामीण डाक सेवकों को प्रति वर्ष 30 दिन की अर्जित अवकाश दिया जाए और संयुक्त चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों हेतु 12,000 रुपये दिया जाए। ग्रामीण डाक सेवकों का TRC का 10% ADS के मद में वसूला जाए, उसी के अनुसार सरकार भी अपना शेयर प्रदान करे। सभी शाखा डाकघरों का कार्य 8 घंटा किया जाए, सभी ग्रामीण डाक सेवकों को सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया जाए। इसके पहले भी तो आप लोग के द्वारा हड़ताल की गई थी। जी हाँ। फिर और अचानक हड़ताल में हमारे को सरकार ने आश्वासन दी थी कि आपको कमलेश चंद्राकर की सारी रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी, लेकिन सरकार नकार गई, इसलिए हमको डबल से स्ट्राइक करना पड़ा। हमारी स्ट्राइक ऑल इंडिया बेस पे है। ठंड के मौसम में विगत 2 दिनों से हो रही रिमझिम बारिश ने किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें ला दी है। इस बारिश के कारण खेत में आई फसलों को नुकसान होना बताया जा रहा है। सोमवार को दिन और रात में हुई बारिश के कारण काफी किसानों की धान भीग गई, जिसके कारण वे मायूस नजर आए। वहीं रबी की फसलों को लेकर भी किसान चिंतित है। आपको बताएं कि अभी भी किसानों के द्वारा धान की फसल की गहानी की जा रही है। बहुतायत किसानों का धान अभी भी खेतों में खरई के तौर पर रखा हुआ है। इस संदर्भ में किसानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कन्हैयालाल नकपुरे। अभी पानी गिरने से क्या है, हम लोग बरसात की जब धान काट लेते हैं तो खराई, जो हमारे भाषा में खराई बोलते हैं, हम वो खराई बना के रखते हैं। उसके बाद में हमारा जो चना गेहूं की बोनी होती है, उसके बाद में हम फसल की गहानी करते हैं। अच्छा, ये अभी जो खराई जो आपकी है पूरी भीग चुकी है, ये उपयोग है कि नहीं? अभी उपयोग अभी इसमें अंदर का दाना ठीक है और ऊपर का दाना में अंकुरित आ जाएगा, उससे हम किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। अच्छा, अधिकतर ये देखा कि बहुत से किसानों ने अभी तक अपनी गहानी नहीं कर पाए हैं। रबी की फसल बोना है तो किन किन फसलों को ये पानी फायदेमंद रहेगा और किन को? अभी फिलहाल में हमारे यहाँ पर जैसा बरसात हुई है तो हमारा गेहूँ को अच्छा फायदा हुआ है, अन्यथा उड़दा है, लखोड़ी है और चना है, इनमें इल्लियों का बहुत भारी प्रकोप। तीरथ प्रसाद पगरवार। आपने अभी गहानी की कि नहीं की? अभी तक गहानी किए थे सर, चालूची गहानी, और कल आखिरी मोड़ा था 7-8 कट्टी का, यानी 10 बोरा का। अब पानी गिरा, राशि उड़ा था तो पानी गिरा तो भैया वो तो पूरी धान ही बेकार हो गई। अब उसको सुखाना है तो पाकड़ हो जाएगी, तो आधे रेट में चल जाएगी। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? सरकार दे देगी तो फायदा ही है हमारा। वैसे तो धान आधी रेट की है, कोई काम की नहीं, सरकार लेगी नहीं, उसका चावल ही बनेगा तो हम तो खा नहीं सकते, जानवर का ही काम का है वो चावल। नहीं तो कर्जा वर्जा लेकर के आपने फसल लगाए थे? हाँ जी, सोडा भी तो उठाए थे वहाँ से 5-6 हज़ार रुपये का। अब वो धान बेचते तो कम से कम पैसा होता तो सोसाइटी का पैसे पटाते। कॉलेज की एक छात्रा का पीछा कर उसे परेशान करने वाले युवक को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी युवक निखिल सेंडे वार्ड नंबर 8 रामपाले निवासी को पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग छात्रा रामपाली क्षेत्र की निवासी है, जो बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा है। निखिल द्वारा काफी दिनों से उसे परेशान किया जा रहा था, जिसको लेकर छात्रा ने 17 दिसंबर को अपने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने निखिल को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। लालबर्रा के बैल बाजार स्थित पावर हाउस में 17 एवं 18 दिसंबर की दरमियानी रात 11 kV सिटी ट्रांसफार्मर और AB स्विच शॉर्ट सर्किट होने से रात भर नगर व ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली गुल रही, जिसके कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 18 दिसंबर की सुबह कर्मचारियों के द्वारा विद्युत सुधार किया गया, जिसके बाद विद्युत सप्लाई प्रारंभ हुई। आपका परिचय? मैं GR टेमरे, साइकिल लाइनमैन।
क्या खराबी आ गई थी? इसमें क्या है, इसका अर्थ खराब हो गया था सर। अर्थ ट्रांसफार्मर का, हाँ, करंट ट्रांसफार्मर का अर्थ खराब हो गया था जी। तो वही अर्थ का काम कर रहे हैं। कब खराब हुआ था? ये रात में ही खराब हुआ था। तो अभी सुधार हाँ, बस सुधार हो ही रहा है, मतलब चल रहा है। तो कब तक लाइट बस अधिक से अधिक आधा घंटा में चालू। आधा एक इसके अलावा और क्या क्या फॉल्ट? वो 2 MCB वगैरह खराब हो गई थी, सीटी बस्ट हो गई थी 2 जी। AB स्विच खराब हो गया था रात में। तो इसकी वजह से मतलब कहाँ की लाइट को रहेगी? बघोली, अमोली फीडर, समनापुर फीडर, ये सब पूरे बंद है। तारे टूट गए, मौसम की खराबी के होने की वजह से तार टूट चुके हैं। कलेक्टर DV सिंह ने विशेष परिस्थिति में कुछ केंद्र के 1200 किसानों की अधिकतम सीमा में छूट प्रदान की है। आपको बताएं कि कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां पर किसानों को अन्य केंद्र पर मैपिंग नहीं किया जा सकता और उनकी संख्या अधिकतम 175 के भीतर है। ऐसी स्थिति में किसानों को अधिक दूरी पर उनकी उपज को विक्रय करने न जाना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें चिचगांव, काशपुर, लवादा, पाथरी और धड़ी गांव शामिल है। जिन गांवों का नाम धान खरीद केंद्र से हटा दिया गया है सर, ऐसे कितने गांव है सर? बालाघाट जिले में लगभग 15 गांव ऐसे थे जो उपार्जन केंद्र पे 1200 से अधिक यदि किसानों की संख्या थी, पंजीकृत किसानों की संख्या, तो शासन की नीति अनुरूप उनको अन्य केंद्र से लिंक करना था। इस संबंध में प्रस्ताव कलेक्टर साहब ने शासन स्तर पर भेजा हुआ है। आज समीक्षा बैठक में कलेक्टर साहब से मैंने ये बिंदु रखा था, चूंकि समय बहुत हो गया है और वो किसान वो जो हट गए हैं 15 गांव के लोग, वो परेशान है। तो आज कलेक्टर साहब ने आदेशित किया है DSO को कि आज ही आदेश जारी करें, पुष्टि बाद में शासन स्तर से करा लेंगे। मतलब सर अब खरीदी अपने उसी केंद्र पर होगी जहाँ पर वो पंजीकृत थे। लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत छतेरा के तहत सोनारी टोला निवासी सूरजलाल उइके, जो कि 3 दिनों से लापता था, उसके 18 दिसंबर को गांव के पास स्थित कुएं में लाश पाई गई, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया। इस संदर्भ में मृतक के भाई श्यामलाल उइके ने बताया कि 15 दिसंबर से सूरजलाल लापता था, जिसे आंखों से कम दिखाई देता था, साथ ही मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जिसका शव आज कुएं में पाया गया। जी, आपको परिचय? मैं श्यामलाल उइके। ये जो खत्म हुए कौन लगते हैं? भाई लगते हैं बड़े वाले। तो कैसा क्या घटना है? इनके आँख से कम दिख रहा था, थोड़ा दिमाग भी डिस्टर्ब हो गया था जी। इससे अभी ये जो घूमे थे, हम ढूंढे बहुत कुछ, ढूंढे मिले ही नहीं है। अब तो कुछ कल तो भी रात में भी ढूंढे, नहीं मिल पाए। आज सुबह पता लगा कि बोले कुएं में गिरा है। जब सेंट आने लगा, जब जी उनने बताया आके हमको, हम जब जाके देखे जब पहचाने। तो लगभग कितने दिन से नहीं थे घर पे? ये 15 तारीख से ही सुबह से ही गोल थी। तो आपको कैसे जानकारी लगी? क्या शाम को घर में नहीं, सुबह अब लेटरिंग जाते था जी। रोड किनारे ही। तो लड़के बच्चे भी ध्यान नहीं, उसके आधा घंटा बाद ध्यान दिए। जब से ढूंढना चालू किया हम लोगों ने जी, बहुत ढूंढे तो मिला ही नहीं अपने को। तो फिर 3 दिन बाद पता चला। किसके द्वारा बताया गया? ये क्या है, जो कुआं उसके साइड में मकान है, उन लोगों को आया होगा थोड़ा सेंट, उनने बताया। जब उनने आके बताया, जब हमने जाके देखे वहाँ पे जी। लालबर्रा के जनपद शिक्षा केंद्र में मंगलवार को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जबलपुर के द्वारा 1 दिवसीय चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अस्थि बाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक रूप से पीड़ित दिव्यांगों का चिकित्सीय मूल्यांकन किया गया। शिविर में 193 दिव्यांग बच्चों का मूल्यांकन किया गया। जी सर, कौन सा कार्यक्रम है? ये आज निःशक्त बच्चों का निःशुल्क जांच शिविर है, मूल्यांकन किया जाएगा बच्चों का। इसमें प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला और हाई स्कूल के बच्चों का मूल्यांकन किया जाना है, चिकित्सीय मूल्यांकन, जो आज सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुआ है। लिम्को की टीम आई डॉक्टर्स की और जिले के जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे यहाँ पहुँचे भी हैं और अभी निरंतर जांच कार्य जारी है।
सर किस योजना के तहत होता है? सर्व शिक्षा अभियान से प्रत्येक 2 वर्ष में शिविर लगता है और इसमें जिनको उपकरण देना होता है, जिनके प्रमाण पत्र बनने होते हैं, ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाता है और उपकरण जिनको देना है उनको उपकरण की फिर फॉलोअप शिविर होता है, उसमें उपकरण आते हैं, उनको उपकरण बढ़ते हैं और जिनके प्रमाण पत्र बनना है उनके प्रमाण पत्र बनने की कार्रवाइयाँ पूरी की जाती है। तो सर ये विकास का जैसे दिव्यांग बच्चे विकासखंड से आए उनके लिए सर क्या व्यवस्थाएं? हाँ, बच्चों के लिए हमने आने जाने की जो राशि निर्धारित है वो 30 रुपये राशि दे रहे हैं उनको और उनको भोजन के लिए हमने पैकेट्स बनाए हैं। जी सर, आपको परिचय? मेरा नाम चंदन कुमार चंद्रा, मैं जिनको से JPND ऑफिसर यहाँ पे आया हूँ। दिव्यांग बच्चों के मूल्यांकन के लिए उनको क्या उपकरण दिए जाएंगे और मूलतः इनमें 6 साल से 14 साल के बच्चों को दिया जाएगा यहाँ पे उपकरण, उसके लिए हम लोग यहाँ मूल्यांकन कर रहे हैं अभी। तो सर लगभग कितने बच्चों का परिचय? अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 70 बच्चे का मूल्यांकन कर चुके हैं जिनको उपकरण दिए जाएंगे। किस योजना के अंतर्गत हो रहा है? ये हमारा सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत ये हमारा शिविर चल रहा है। सर सिर्फ स्कूली बच्चों के लिए? सिर्फ स्कूली बच्चों के लिए, 6 साल से 14 साल के बच्चों जो प्राथमिक विद्यालय और मिडिल स्कूल। समर्थन मूल्य पर शासन के द्वारा खरीदी केंद्रों के माध्यम से किसानों के धान की खरीदी की जा रही है, लेकिन नगर से सटे जरेरा केंद्र में धान खरीदी विगत 4-5 दिनों से बंद है। यहां किसान धान लेकर नहीं पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में धान 2500 रुपये क्विंटल के भाव से खरीदने को कहा था। सरकार बनने के बाद किसान 2500 रुपये क्विंटल धान होने का इंतजार कर रहे हैं। पद्मेश न्यूज की टीम आज दोपहर जरेरा खरीदी केंद्र पहुंची, जहां यह खरीदी केंद्र बंद था। इस संदर्भ में किसानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या नाम सर आपका? राजकुमार लीलारे। लीलार जी, ये कृषि केंद्र, ये धान खरीदी केंद्र क्यों बंद है आपके यहाँ का? ये भैया ये 4 दिन खरीदी किए इनने कुछ लोगों की और फिर अभी कम से कम भी 4 से 6 दिन हो गए बंद है। लोगों तो तरस रहे हैं कि धान देंगे अपन गा के, लोगों के पास जगह है तो अंदर भर दिए, नहीं तो पानी भी आ रहे हैं। एक दिन तो अपन ने रातों रात जाके 120 कट्टी धान को अंदर किए, पानी आने लग गया। तो ये सोसाइटी का मामला है, नहीं तो अभी तक कब से धान हम घाटा तो हमारा हो रहा है। क्यों हो रहा है कि कब से धान गए, अपन ने दिवाली के पहले से धान गए, आधी तो हमारी सूख गई ऐसे भी। इसलिए अब देखो सोसाइटी वाला अगर खरीदे करे तो देंगे धान अपन। यानी बंद होने के कारण आप लोग बेच नहीं पा रहे हैं? हाँ, बंद हो गई तो बेच नहीं पा रहे, नहीं तो ये कर देना चाहिए कि मंडी ले जाओ, गोंगले मंडी या कहीं भी ले जाओ, तो हम किसान कहीं भी बेच सकते हैं। मैं सहजलाल उपवंशी। उपवंशी जी, आपके यहाँ जो धान खरीदी केंद्र बनाए गए उसमें आप लोग धान नहीं ला रहे, क्या वजह से धान नहीं ले पा रहे? क्या है, मैंने पर्सनल तो सोचा, उसके बाद है तो कई किसानों से भी चर्चा की, सब लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि 2500 रुपये कुंटल धान खरीदेंगे और 2 लाख के ऊपर के अंदर जो भी कर्जा है उसको माफ़ करेंगे। इसलिए क्या है, सभी किसान लोग हैं तो देख रहे हैं कि 2500 रुपये कुंटल धान होगी तभी धान बेचेंगे। इसलिए कोई भी किसान है तो धान लाना नहीं चाहते सोसाइटी में। और अधिकांश किसान लोगों का कहना है कि जो करेंट में कर्जा है तो जो ले रहे हैं और पटा रहे हैं उनका भी माफ़ होना चाहिए। जो डिफाल्टर है, जो पटाते नहीं, उसका तो हो रहा है, लेकिन जो करेंट में जो कर्जा जिसका है, जो हर साल है तो ईमानदारी से पटा देते हैं, ऐसे लोगों का भी कर्जा माफ़ होना चाहिए। आपका? मेरा नाम है नेतलाल वाघाड़ी जी। यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा, ये बताएं, आप अपने धान खरीदी केंद्र में धान क्यों नहीं ले जा रहे हैं? अभी सोसाइटी बंद करके लगे जी। क्यों बंद है सोसाइटी? क्यों बंद कर दिया गया सोसाइटी को? वो रेट बढ़ेगा करके। देखिए, किस चीज़ का रेट बढ़ना चाहिए? धान का। धान का? हाँ। कितना बढ़ने वाला है? 2500 रुपये कुंटल से लेने के लिए बोले थे कि इसने कांग्रेस पार्टी ने जी, इसलिए रोक के रखे धान साहब। तो उसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे धान? धान तो ले जाएंगे जी। कब ले जाएंगे? तो अब सोसाइटी चालू होगी तब ले जाएंगे। तब ले जाएंगे। वहीं इस संदर्भ में जरेरा समिति के अध्यक्ष संतलाल उपवंशी ने कहा कि धान खरीदी केंद्र बंद नहीं है, बल्कि किसान धान लेकर केंद्र नहीं पहुंच रहे हैं। जी बताएं। मैं संतलाल उपवंशी जरेरा समिति के अध्यक्ष हूँ। सर, ये आपकी धान खरीदी केंद्र क्यों बंद कर दिया गया है? धान खरीदी केंद्र बंद नहीं है। सरकार ने जो घोषणा की थी कि 2500 रुपये कुंटल धान खरीदेंगे और कर्ज माफ़ करेंगे, इसलिए किसानों ने धान लाए नहीं है और अभी भी लाना नहीं चाह रहे, क्योंकि सरकार की घोषणा थी कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ चुकी है तो लोगों को लालच हो गई है और धान लाने में भी मुश्किल दिख रहा है कि किसान लाए। 2500 की रास्ता देख रहे हैं। तो कब से स्टार्ट हो गया सर? कब से आसान? धान खरीदी तो आज भी चालू है अपनी, केंद्र बंद नहीं है, मगर किसान धान ही नहीं ला रहे हैं।
ये ताला जड़ा हुआ देखा गया अभी। हम किसान धान ही नहीं तो कर्मचारी क्या करेंगे, चले गए बेचारे, आके रहे। पर्याप्त व्यवस्था है आपके? हाँ पर्याप्त व्यवस्था है, अपने हम गोदाम बना है, गोदाम में खाली जगह खाली है पूरी। कितने किसानों ने अपना पंजीयन करवाया था? हमारे यहाँ 1214। कितने गांव आते हैं? 14 गाँव। 14 गाँव। कितने? 1200 ये कुमारी केंद्र में, और ये जरहेरा केंद्र में 1300 लोग हैं, ऐसे 2600 लोग का। चलते चलते आज की खास खबरों पर एक बार नजर फिर। मध्य प्रदेश शासन के उप सचिव कमल नागर का एक पत्र हुआ वायरल। पत्र में सभी किसानों के कर्ज माफी को लेकर राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के गठन की कही गई बात। जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक ने ऐसा पत्र प्राप्त होने से किया इनकार। जरेरा खरीदी केंद्र में किसान नहीं ला रहे धान, 2500 रुपए क्विंटल धान होने का कर रहे हैं इंतजार। छात्रा को परेशान कर प्रताड़ित करने के आरोप में रामपायली का एक युवक गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। मौसम ने किसानों की बढ़ाई चिंता, रिमझिम बारिश से किसानों की भीगी धान। विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण डाक सेवकों ने खोला मोर्चा, अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया आगाज। पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कांग्रेस सरकार पर लगाया किसानों को छलने का आरोप, कहा सभी किसानों का कांग्रेस करे ऋण माफ। सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित पीर रामदेव बाबा के मंदिर में चोरी, चोरों ने उड़ाए 4 चांदी के छत्र और नकदी। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।